फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। इस सेशन में मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ खास। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊँ, कुछ काउंसलिंग, कुछ गाइडेंस, कुछ टिप्स इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं डिफरेंट बुक्स मैंने रिकमेंड की है किन बुक्स से एस्पायरेंट्स पढ़ सकते हैं क्लास 4th और बाकी एसएसबी के एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें मैं जाऊंगा डीपली थोड़ा इंडियन हिस्ट्री सेक्शन के बारे में। चूंकि हिस्ट्री मेरा अपना सब्जेक्ट है, इसलिए बढ़ते हैं आगे। जो इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है, ये JKSSB के आने वाले क्लास 4th एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और उसके अलावा टीचर एग्जाम हो या और कोई बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। तो आगे ले चलते हैं काउंसलिंग सेशन को। देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री को हम 3 इसमें डिफाइन करें। पहले थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ। इसको डिवाइड करते हैं हम 3 पीरियड्स में, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात आती है जो हमें सिलेबस में होती है, तो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में KAS के बगैर सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होती, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए, मैंने इससे पहले भी उस वीडियो में बोला था कि मॉडर्न इंडिया के बारे में कुछ बुक्स, तो एक बार फिर बोलता हूँ। जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए एक बुक है मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस। बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपका सिलेबस सारा कवर करेगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमें सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना है। देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हम स्टार्ट करेंगे। जब यूरोपियन आए इंडिया, यूरोपियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रिटिश ही तो नहीं आया ना, बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई। पुर्तगीज इंडिया में क्या ऐसे आया, क्यों आया, इन्होंने क्या किया, इनके कौन कौन से मतलब आर्मी कमांडर्स थे, बाकी बाकी कौन कौन से थे यहाँ पे, मतलब इनके वो हेड्स जिनको इन्होंने इंडिया भेजा। उसके बाद डच पढ़ेंगे, डच कैसे इंडिया आया, इंग्लिश, फ्रेंच, डेनिश ये पढ़ेंगे, इनका राइज और फॉल कैसे हुआ। और आखिरकार हमें ये पता है कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, या इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने हिंदुस्तान पे आखिर कब्जा ही कर लिया। तो देखते हैं इन्होंने कब्जा क्यों किया, कैसे किया, तो ये भी पढ़ना है हमें। फिर हमें पढ़ना है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्केस्ट। ब्रिटिश कॉन्केस्ट के वक्त इंडिया की क्या पोजीशन थी, इंडियन रूलर्स क्यों हारते गए, ब्रिटिश क्यों मतलब वो विक्टोरियस क्यों बनते गए। उस वक्त देखेंगे हम मगलस चूंकि सेंट्रल इंडिया, दिल्ली और आसपास के इलाकों पे, बहुत सारे इलाकों पे ये रूल करते थे। मगलस औरंगजेब के बाद इनका डिक्लाइन होने लगा, ये वीक होने लगे। कैसे? और इनसे जो रीजनल स्टेटस निकली मुगल एम्पायर से, वो कैसे पैदा हुई, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी इंडियंस की। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ने एक्सपैंड कैसे किया अपना रूल। और हम पढ़ेंगे इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कि ब्रिटिश जो है उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपने पावर को इंडिया में कैसे मजबूत किया। ये मैं आगे आपको नेक्स्ट जो एक सीरीज बनाऊंगा मैं वीडियोस की, तो उस सीरीज में ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन हिस्ट्री। तो फिर ब्रिटिश की काजेस की सक्सेस क्या थी, उन्होंने बंगाल का कॉन्क्वेस्ट कैसे किया, इसमें खासकर बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर और वो ट्रीटीज वगैरह आएंगी। फिर मैसूर में इन्होंने क्या किया, मराठास के साथ इन्होंने कैसे मतलब जंगें लड़ी। फिर सिंध पंजाब का कॉन्क्वेस्ट, फिर अफगानिस्तान तक के कैसे पहुंचे, या इंडिया के जो बाकी ये हैं इलाके वहाँ पे ये कैसे। फिर हम जो राइजिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल के खिलाफ, जो यहाँ से इंडियंस जो है उनको जो ये हुआ, मतलब रिजेंटमेंट उनमें जो पैदा हुआ, तो वो रिजेंटमेंट क्या था। ट्राइबल रिवोल्टर्स, पेजेंट रिवोल्टर्स, बाकी बाकी रिवोल्टर्स के बारे में, जमींदारों के रिवोल्टर्स। इसके बाद द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जो हम सबको पता ही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके काजेज, इसके सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज वगैरह, फिर इसको सप्रेस कैसे किया गया, बाकी चीज़ें, लेकिन पढ़ना हमें बहुत डीपली होगा। फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। उसके बाद पढ़ना है आपको मॉडर्न नेशनलिज्म इंडिया में कैसे पैदा हुआ।
जो वो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी बहुत सारी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, इसका मॉडरेट फेज, ठीक है। फिर इसका एक्सट्रीमिस्ट फेज, बाकी चीज़ें। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार और नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स क्या रहा। फिर मास नेशनलिज्म, जब 1915 में महात्मा गांधी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने क्या कुछ किया। उसमें तीन वो जो है इम्पॉर्टेंट तहरीकें उन्होंने चलाई। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। इसके अलावा साथ साथ मुस्लिम लीग जो बनी 1906 में, और बाकी चीज़ें, मॉडरेटर्स, एक्सट्रीमिस्टर्स, कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ। फिर गांधी ने क्या रोल प्ले किया। फिर खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रोलाट एक्ट, ये चीज़ें। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सवा रजिस्टर्स एंड नो चेंजर्स। फिर इसके बाद और कैसे ये मूवमेंट चली। फिर साइमन कमीशन, बाकी चीज़ें, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह, और कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस की क्या कुछ स्ट्रेटजी रही, ठीक है। साथ साथ में एक्ट्स भी आते रहेंगे, एक्ट ऑफ 1935। फिर प्रोविंसेस में जो कांग्रेस ने रूल किया, फ्रीडम एंड पार्टीशन की तरफ 1939 से 47 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स क्या रही। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट और INA, इंडियन नेशनल आर्मी। फिर पोस्ट वार नेशनल सिनेरियो। फिर कुछ चीज़ें होती हैं, कैबिनेट मिशन, बाकी चीज़ें, और इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन, आखिर में जो इंडिपेंडेंस और पार्टीशन हुई। लेकिन कुछ चीज़ें अलग से पढ़नी होती है, मतलब एजुकेशनल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ में कैसे बनती गई। इसके लिए एक और टॉपिक है, इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डेवलपमेंट्स। इनमें लेख हम कहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्ट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इससे लेकर फिर बहुत सारे एक्ट आए, खासकर जो 1909, 1919, 1935 के एक्ट्स हैं। फिर सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, कौन कौन सी पॉलिसीज उन्होंने इंडिया में यूज की। फिर इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होता है ब्रिटिश रूल का इंडिया में, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये चीज़ है। इंडियन प्रेस की डेवलपमेंट की कैसे हुई इस मॉडर्न दौर में ब्रिटिश के अंडर, ये पढ़ेंगे। फिर एजुकेशन की डेवलपमेंट कैसे हुई 1947 तक। फिर पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक में पेसेंट मूवमेंट्स 1857 से 1947 तक। वर्किंग क्लास के कौन से मूवमेंट्स थे ये, ठीक है। फिर आखिर में जो ये नया नेशन पैदा हुआ, न्यू भारत नेशन, इसके सामने कौन सी चैलेंजेस थी, ठीक है। यहाँ तक ये बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट ब्रिटिश बनाते गए, उनसे मतलब एक हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था फुल फ्लैज्ड, लेकिन एक हिसाब से वो मतलब एक स्टेप आगे आगे आते थे, मतलब एक स्टेप था वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। और आखिर 1947 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये सारी चीज़ें, खासकर नेशनल मूवमेंट, इसमें बहुत सारी डेट्स, क्रोनोलॉजी भी है, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना ज़रूरी है, और क्रोनोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा एक और बुक में आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव बुक एक है, प्रतियोगिता दर्पण पब्लिकेशंस की, सीरीज नंबर 17, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। सीरीज नंबर 17 उसका नाम है, मॉडर्न इंडिया प्रतियोगिता दर्पण। ये बुक आपको आसानी से मार्केट से मिल सकती है। और मैं आगे इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा भी, और इस पे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा, जिससे क्विक रिवीजन होता है या क्विक फैक्ट्स पता चलते हैं। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब पे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जियोग्राफी को लेकर, या और बहुत सारे जो काउंसलिंग या पढ़ाई स्टडीज़ के बारे में वीडियो मैं बनाता रहूँगा JKSSB एग्जामिनेशंस के लिए, खासकर क्लास 4th एग्जामिनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। खासकर जो एस्पायरेंट्स ये कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि YouTube जो है, यहाँ पे फ्री क्लासेस है, टाइम की कोई परेशानी नहीं है। तो YouTube से अपनी स्टडीज़ को कम्प्लीमेंट करते जाइए, क्योंकि एक टीचर का रोल जो है, मतलब एक पढ़ाने वाले का रोल ये रहता है कि उससे हमें समझ आता है। अगर कोई हमें बात समझाए तो समझ आता है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं,
जो बुक्स है वो उनका अल्टरनेटिव तो इंटरनेट नहीं है, लेकिन हम इंटरनेट से इसको नॉलेज को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एस्पायरेंट्स आपको थोड़ा सा सीरियस रहना होगा स्टडीज़ के बारे में। इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन टफ तो ज़रूर है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सीरियस रहना है। सीरियस का मतलब आपको हार्ड वर्क करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, हार्ड वर्क के साथ साथ हम आपको करनी होगी स्मार्ट वर्क। तो आइए मैं बताता हूँ स्मार्ट वर्क क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक असाइनमेंट दिया है आपको, एक बंदे को, कि भाई आप एक 10,000 लीटर की टैंकी में आपको देता हूँ, टैंक, वाटर टैंक, आपको इसको फिलअप करना है एक टैप से, टैप वाटर से। तो ये बकेट में पानी डालकर फिलअप करता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे? 10,000 लीटर को महीना सारा लगेगा ना। दूसरा आदमी है, ये स्मार्ट वर्क करता है, ये 500 का वो फ्लेक्सिबल पाइप लाता है बाजार से और टैप से कनेक्ट कर कर वाटर टैंक में छोड़ देता है। अब अगर इसको महीना भी लगेगा, लेकिन इसको वो हार्ड वर्क जो है वो इसने स्किप कर दी। तो इसलिए ये टेक्निक ज़रूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते रहिए और होप कि आप एग्जामिनेशन अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लीजिएगा। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आगे मैं जो हिस्ट्री है ये पढ़ाऊँगा भी आपको, और ख़ासकर जो JKSSB का क्लास 4 का आने वाला एग्जामिनेशन है उसके बारे में जितने भी हिस्ट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे, उनसे क्या होता है, उनसे आपको इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी हो जाते हैं और ये मतलब मेमोराइज भी हो जाते हैं। तो वो भी मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो उनके साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।